नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश की 16 जिलों की 59 सीटों पर बटन दबाया गया। अब लगभग आधे से थोड़ा कम है, 45% के करीब उत्तर प्रदेश की जो टोटल सीट्स हैं, 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर बटन दब चुका है। तो उत्तर प्रदेश के वोटर के मन में क्या है? क्या वो तस्वीर साफ होने लगी है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं, कुछ आंकड़े हैं जो आपको बताने जरूरी हैं। सबसे पहले आज ही की बात, 6 बजे तक वोटिंग है। 6 बजे का आंकड़ा हमें नहीं मिला है वोटर टर्नआउट का, लेकिन 5 बजे तक का आंकड़ा सामने आ चुका है और उत्तर प्रदेश में 57.5%, 57.58% मतदान हुआ। अब ना इसे बम्पर मतदान कह सकते हैं, ना ही कुछ ज्यादा सुस्त, एवरेज मतदान हुआ है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो वोट पड़े हैं वो ललितपुर, यह बुंदेलखंड का इलाका है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश में जहां पर वोट पड़े उसमें बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी के इलाके हैं। बुंदेलखंड में 19 सीटें हैं, आज 13 पर मतदान हुआ और पिछली दफा 19 की 19 सीटें बीजेपी ने अपनी झोली में डाल ली थी, सुपड़ा साफ कर दिया था विपक्ष का। और मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें, यह यादव लैंड भी कही जाती है। पिछड़ों का समीकरण यहां पर किसकी नैया पार लगाता है, इस पर नजर रहती है। यह आलू बेल्ट भी है, आलू यहां पर सोना माना जाता है। तो किसानी के मुद्दों की गूंज भी यहां सुनाई पड़ी या नहीं पड़ी, इस पर हम चर्चा करेंगे। पिछली दफा बीजेपी ने इन 59 सीटों में 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 80% से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 59 में से 49। और खास बात, क्योंकि यह यादव लैंड है, यह वो इलाका है जहां पर मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का दबदबा है। 16 में से 8 जिलों पर 28 सीटों पर यादव तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और करहल से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे भी हैं अखिलेश यादव। सेफई से सटा हुआ यह इलाका है करहल का। और करहल में समाजवादी पार्टी कभी नहीं आ रही सिवाय एक बार के, जब से वो अस्तित्व में आई है। लेकिन पिछली बार 59 में से 49 बीजेपी ने जीती और जो 28 सीटें हैं यादव बहुल सीटें, उसमें से 26 जीत गई थी बीजेपी। नहीं, माफ कीजिएगा, 26 नहीं, उसमें से सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी समाजवादी पार्टी 28 में से। जबकि 2012 में इन 28 में से 26 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अब आप समझिए समीकरण, वोटर का मूड किस तरह से बदला था। कहां 28 में से 26 और कहां 28 में से 6 पर रह गई थी समाजवादी पार्टी। और यहां पर सोशल इंजीनियरिंग भी, पिछड़ों का रुझान किस तरफ जाता है, यह देखने वाली बात होगी। और बुंदेलखंड, जहां पर सुपड़ा तो साफ कर दिया बीजेपी ने पिछली बार तमाम विपक्षी दलों का, वो बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का भी गढ़ रहा है। गूंज नहीं सुनाई दे रही, हाथी की चिंगाड़ नहीं सुनाई दे रही। लेकिन बहुत से जानकारों का मानना है, और बीएसपी तो ये ताल ठोकती है, हमें कमतर आंका जा रहा है, हमारा वोटर जो है वो साइलेंट है। अभी बटन दबने दीजिए, नतीजे आने दीजिए। 10 मार्च को बहुत से लोगों को, बहुत से विश्लेषकों को मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसी चुनौती भी दी जा रही है। तो तीसरा चरण क्या कहता है, इस पर चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक और आंकड़ा आपके सामने पेश कर दूं। पहले 2 चरण, पहले चरण में 58 सीटें, दूसरे चरण में 55 सीटें, तीसरे चरण में 59 सीटें, कुल मिलाकर 172, 403 में से 172 पर वोटिंग हो चुकी है। और पिछली दफा बीजेपी ने इन 172 सीटों में से 140 पर
140 पर जीत दर्ज की थी। पहले चरण में 58 में से 53, 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट। दूसरे चरण में 55 में से 38, 70% का स्ट्राइक रेट। और तीसरे चरण में 59 में से 49, फिर से 80% से ऊपर का स्ट्राइक रेट। और इसीलिए 325 कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन को मिली थी। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, दूसरे चरण में 55 सीटें, तीसरे चरण के बाद यूपी की तस्वीर हुई साफ। चर्चा में मेरे साथ संजय कुमार। आपको पता है संडे का जो ये हमारा स्पेशल कार्यक्रम है, मैं किसी राजनीतिक दल के नुमाइंदे को नहीं बुलाता हूं। चर्चा राजनीतिक होती है, लेकिन विशेष विश्लेषक, एनालिस्ट, तजुर्बे वाले पत्रकार आज चर्चा करते हैं। संजय कुमार देश के जाने माने सफोलॉजिस्ट हैं, CSDS से जुड़े हैं। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। शरद गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं यूपी के विश्लेषण के लिए। विष्णु त्रिपाठी एक और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। और आज दो नए चेहरे, और उनका मैं स्वागत कर रहा हूं अपने शो पर। प्रोफेसर रविकांत लखनऊ में पढ़ाते हैं और यूपी में क्या कुछ हो रहा है, क्या राजनीतिक हलचल है, उस पर पैनी निगाह रखते हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली में पढ़ाते हैं, लेकिन निगाहें यूपी पर बनाए रखते हैं। तो आशुतोष, शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। तस्वीर साफ हुई कुछ, 172 सीटों पर अब बटन दब चुका है। दीप, आप चाहते हैं कि मैं कोई भविष्यवक्ता की तरीके से ना 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 ना, एक लहर पकड़ने की बात है, आंकड़ेबाजी की बात ही नहीं। दो तीन चीजें स्पष्ट है। पहली बात तो यह कि ये 3 चरणों में जो अभी तक मैंने देखा है, उसमें एक चीज बहुत स्पष्ट है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार मैं देख रहा हूं कि चुनाव में वो रक्षात्मक है, यानी डिफेंसिव है। अन्यथा अगर आपने बंगाल का चुनाव देखा होगा या दिल्ली का चुनाव देखा होगा, तो हारे वो दोनों जगह पे, लेकिन जिस बहुत एग्रेशन बहुत ज्यादा था, आक्रामकता बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा अटैकिंग मूड में दिखाई पड़ रहे थे। दूसरी बात, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि डबल एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त दिखाई पड़ रही। केंद्र सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है, और साथ ही साथ राज्य सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है। जो डबल एंटी इनकम्बेंसी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब आप महंगाई की बात करते हैं, जब आप बेरोजगारी की बात करते हैं, तो वो सिर्फ राज्य सरकार का मुद्दा नहीं होता, वो केंद्र सरकार का भी मुद्दा होता है। तो ये एक दिखाई पड़ रही। तीसरी चीज जो मुझे दिखाई पड़ रही 3 चरणों के मतदान के दौरान, वो ये है कि अगर आप देखें पहला और दूसरा चरण था, इसमें जो किसान आंदोलन का स्तर स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा था, और जो समाजवादी पार्टी के या उनके सहयोगी संगठन थे, उनके लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनका जो काडर था उसकी तुलना में ज्यादा दिखाई पड़ रहा था। आज का जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण में एक चीज स्पष्ट है, वो ये कि बुंदेलखंड के इलाके में तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अपने आप को थोड़ा बचा ले, लेकिन दूसरे इलाकों में उसके लिए अपनी सीटों को बचाना मुश्किल होगा। और जब मैं ये कह रहा हूं सीटों को बचाना मुश्किल होगा, उसका मतलब ये कि 59 में से 49 सीटें तो किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा सकती है। अगर तो ये देखिए 80% स्ट्राइक रेट था आशुतोष, जो आप कह रहे हैं कि नुकसान होगा, इसमें जातीय समीकरण, यादव लैंड में फिर से एक मजबूत चेहरा बन के उभरना अखिलेश यादव का। यहां 28 में से 6 सीटें जीत पाए थे पिछली दफा, जहां उन्होंने 28 में से 26 2012 में जीती थी। जातीय समीकरण, लोगों का रुझान बदला है, या जो ये मुद्दे हैं जिनकी हम दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर हम गर्मी, चर्बी, तमंचा, पलायन, राष्ट्रवाद, आतंकवाद भी अब एंट्री कर चुका है, उनकी गूंज ज्यादा सुनाई देती है दिल्ली के स्टूडियोज में, या दरअसल जमीन पर महंगाई, बेरोजगारी, स्थानीय मुद्दे भी हावी होते दिख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर जो मैंने कहा कि जो डबल एंटी इनकम्बेंसी की बात कह रहा था, उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। महंगाई और साथ ही साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको भारतीय जनता पार्टी माने या ना माने, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये वो इलाका है जहां पे 2012 में समाजवादी पार्टी को 32% वोट मिला था और उनकी 37 सीटें थी।
2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सुनामी थी, तब भी उसका वोट प्रतिशत ज्यादा घटा नहीं था, सिर्फ 30% वोट शेयर वहां पे था। अगर उसमें कांग्रेस का भी मिला ले तो 28% तो आराम से बनता है इस इलाके के अंतर्गत। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का जो सोशल बेस है वो इंटैक्ट है, और ये समाजवादी पार्टी के दूसरे इलाकों की तुलना में थोड़ा ऑन द हायर साइड है। यहां पे जो चीज मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये पहला टेस्ट होगा जो मंडल पॉलिटिक्स में जो नया एक्सपेरिमेंट समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश यादव ने किया है, क्योंकि यहां पे जो मुस्लिम है वो 11% है, जो यादव है वो करीब 15 से 16% के आसपास है। 15 और ये 11 मिला के 26%, ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। लेकिन अगर इस इलाके में जो अदर ओबीसी जातियां हैं, जैसे महान दल का यहां पे एंट्री होती है, जो शाक्य हैं या जो कुशवाहा है, सैनी है, मौर्य है, उनको जो साथ लेने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है, क्या वो वोट शेयर समाजवादी पार्टी की तरफ आकर्षित होता है, आकर्षित नहीं होता है? अगर तो मतलब सोशल इंजीनियरिंग किसकी ज्यादा सही बैठेगी वो भी तय करेगा। संजय, सवाल बड़ा सीधा है, ये आलू वाला इलाका भी है, आलू को सोना माना जाता है। आलू कौन खाएगा, गोभी किसकी खुदेगी? बड़े ही देसी अंदाज में पूछ रहा हूं। थोड़ा सा खुल के आपको पूछना पड़ेगा, मैं इस देसी अंदाज को पूरा समझ नहीं पा रहा हूं कि आलू किसकी खुदेगी, गोभी कौन खाएगा। नहीं, आलू कौन खाएगा और गोभी किसकी खुदेगी, मतलब गोभी खुदना ये होता है कि नुकसान किसको होने वाला है। देखिए, आपने 3 चरणों की बात की और 3 चरणों के आंकड़े आपने बताए, मेरा आधा काम आपने कर दिया। उन आंकड़ों के जरिए ये बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। वो पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरे दौर में जहां आज मतदान हुआ, मैं 2017 की बात कर रहा हूं। तो अगर नुकसान होने की गुंजाइश दिखती है तो साफ को नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को इन इलाकों में बढ़त हो रही है 2017 के मुकाबले। सवाल सिर्फ यही है संदीप, ये नुकसान कितना है और समाजवादी पार्टी को बढ़त कितनी होगी। तो यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं संजय, आप देश के फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हैं। देखिए, नुकसान कितना नुकसान हो रहा है, चलिए ये तो कहना आसान है भाई, 80% पहले चरण में 58 में से 53, एक मिनट सुनिए ना, थोड़ा सा दर्शक भी समझ जाए आंकड़े। 58 में से कोई 53 जीते तो थोड़ा बहुत भाई 5-7 सीट घट रही है या ज्यादा। बीजेपी के पास दरअसल 403 में से 325, 80% से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 50% सीटें जीतनी है ना सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी 27-28% उनकी सीटें घट भी जाएं, स्टिल दे आर होम एंड ड्राई। तो ये नुकसान कितना है उसका अंदाजा लग पा रहा है क्या? देखिए संदीप, आज जो 59 सीटों पर मतदान हुआ, इन आंकड़ों को थोड़ा समझिए। 49 सीटें बीजेपी के पास थी और बात यही, इसी बात का हमें खुलासा करना कि कितनी सीटें बीजेपी हार सकती है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आंकड़ों के नजरिए से मैं बताने की कोशिश करूंगा। 30 सीटें ऐसी थी बीजेपी ने जो जीती थी जो 30,000 से ऊपर का मार्जिन था। 6 सीटें ऐसी थी जहां पे मार्जिन बीजेपी का 20 से 30,000 था। इसके अलावा 10 सीटें और ऐसी थी जहां बीजेपी के जीत का मार्जिन 10,000 से 20,000 था। सिर्फ 3 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने 10,000 से कम के मार्जिन में जीत हासिल की। इन आंकड़ों के नजरिए से अगर आप देखें तो हमें लगता है वो 30 सीटें, अब वही 30 होंगी या नहीं होंगी वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो ऐसी 30 सीटें जहां पे बीजेपी का जीतने का जो प्रतिशत है वो 30,000 से ऊपर था। ऐसी सीटों को हार जाना आसानी से मुझे लगता है मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है इस इलाके में। जो बीजेपी तकरीबन जो अपने 49 सीटें जो उन्होंने जीती थी उसमें कम से कम वो, मेरे हिसाब से आंकड़े पुराने हैं, कोई एग्जिट पोल का आंकड़ा नहीं है संदीप, कोई एग्जिट पोल हम नहीं कर रहे हैं, हम अपना दूसरा एक सर्वेक्षण कर रहे हैं, करेंगे आगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो 28-30 सीटें जो बीजेपी ने 30,000 से ऊपर की मार्जिन से जीती थी, समाजवादी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा बीजेपी को उन 25 से 30 इसी में आई एम प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट संजय। 28 सीटों का मैं जो जिक्र कर रहा हूं, कुछ लोग 29 सीटें कहते हैं जो यादव बहुल इलाके हैं, वहां पर 6 ही जीत पाई पिछली बार समाजवादी पार्टी, और 2012 में 28 में से 26 वो जीती थी। देखिए, मैं दूसरा आंकड़ा भी पेश करूंगा संदीप। हाँ, 2012 का चुनाव, 2012 के चुनाव को अगर आप देखें तो इन 59 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने तकरीबन 33-34 सीटें जीती थी और उनकी जीत इतनी बड़ी नहीं थी, सरकार उन्होंने बनाई थी। ऐसे तो लग रहा था कितनी बड़ी जीत है,
224 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन ये इलाका जो यादव बेल्ट है जहां आज वोट हुए 20,000 से ऊपर का मार्जिन सिर्फ 10-11 कंस्टिट्यूंसी में था। आप उसकी तुलना बीजेपी से करें उनके 2017 की जीत का, 30 सीटों में 30,000 से ऊपर का मार्जिन। तो जब समाजवादी पार्टी की हवा थी, उनका गढ़ था, उन्होंने इस इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया, तब भी उनके जीत का जो अंतर था, जो विक्ट्री मार्जिन था, इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा, लगभग दुगना है विक्ट्री मार्जिन बीजेपी के हर सीटों पर, जितनी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तकरीबन 16-17 सीटें ऐसी थी जो 1,500-2,000 के मार्जिन से के लग थी। अंतर बहुत है। नंबर्स को अगर हम सिर्फ ऐसे मोटा नंबर देखते तो लगता है अच्छा बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने भी तो 34 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 49 सीटें जीते, लेकिन एक एक सीट को अगर कंपेयर करें तो समाजवादी पार्टी की जीत इतनी बड़ी नहीं थी 2012 पर ये जो में। ये उत्तर प्रदेश है, और आप हमसे बेहतर जानते हैं, उत्तर प्रदेश का 30 साल का इतिहास देखे संजय, तो कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। और जो ये समीकरण बनते हैं, ये देखिए वक्त वक्त पर बदलते हैं। 2007 की बात करते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने दलितों का, ब्राह्मणों का एक गठबंधन बनाया और बम्पर जीत हासिल की। फिर आई अखिलेश की बारी, फिर सोशल इंजीनियरिंग हुई 2017 में। वो बंद मुट्ठी थी, चेहरा बने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। वो सोशल इंजीनियरिंग एक बंद मुट्ठी के चलते भी हुई। तो अगर हम अतीत पर नजर डालें और वर्तमान की विवेचना करें, आप कैसे करेंगे? संदीप, इसी के लिए तो हम सोचने पर विवश होते हैं और हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा ध्यान पूर्वक इन आंकड़ों को देखना चाहिए। आपने एक आंकड़े का जिक्र किया, इस बीजेपी, इस यूपी में कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। इसी के लिए हम सोचने लगते हैं कि क्या अगर ऐसा इतिहास रहा है तो क्या सरकार दोबारा रिपीट होगी या पुराने आंकड़ों के हिसाब से चलेंगे। एक बात और बताना चाहूंगा, जो 2012 का जब मैं जिक्र कर रहा था, यह जरूर है कि समाजवादी पार्टी की विक्ट्री मार्जिन छोटी थी क्योंकि बीएसपी उन चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। चुनाव हार गए थे लेकिन प्रदर्शन अच्छा रहा था, इस वजह। और बीएसपी और समाजवादी पार्टी का सोशल बेस काफी कुछ मिलता जुलता है, काफी कुछ सिमिलैरिटीज है। बीजेपी की तुलना करें तो उनका वोटर बेस बहुत अलग है। इस बार बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा इन इलाकों में? इन इलाकों में तकरीबन 21% दलित वोट हैं। मुस्लिम वोटों की तादाद इस इलाके में सिर्फ 10% है, जहां आज वोट पड़े हैं। वो देखने की बात होगी कि क्या उस पर भी हम आएंगे, उस पर भी आएंगे। प्रोफेसर रविकांत इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। लेकिन विष्णु, तीसरा चरण मुकम्मल हो गया, 172 सीटों पर भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। किस तरह से देख रहे हैं ये चुनाव, किस तरफ जाता दिख रहा है? देखिए, जो पहले चरण की तस्वीर थी या जो सूरत हाल थे और जो दूसरे चरण का, यानी जिस पर जो किसान मूवमेंट दिल्ली की सीमाओं पर हुआ था आंदोलन, उसकी एक छाया थी और स्पष्ट छाया थी और निश्चित तौर पर चुनाव परिणामों में उसका असर भी दिखेगा। लेकिन हम ये जो तीसरे चरण का चुनाव है, जिसको आप आलू बेल्ट कह रहे हैं, जो मध्य उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल यूपी है और बुंदेलखंड है, उसको मैं मानता हूं कि उस पर किसान आंदोलन की उतनी स्पष्ट छाया नहीं है। मैं तो लगभग मुक्त मानता हूं। और आप देखिए कि इस पूरे तीसरे चरण का जो कैंपेन है, उसकी जो भाषा थी, बोली थी, जो स्वर थे, वो पहले और दूसरे चरण के चुनावों से बिल्कुल अलग थे, वगैरह वगैरह। दूसरी नहीं, उसमें एक एक्सटेंशन हुई ना विष्णु, एक सेकंड। 2 दिन से आतंकवाद का मुद्दा भी हावी हो रहा है और उसे बीजेपी के तमाम शीर्ष जो नेतृत्व हैं, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के केंद्रीय मंत्री, आईएनबी मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, पुरजोर तरीके से आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। वो तस्वीरें वायरल कर रहे हैं जिसमें एक आतंकी जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है, उसके पिता से अखिलेश की मुलाकात दिखाई जा रही है। वो फोटो भी वायरल हो रही है, चर्चा बहुत हुई 2 दिन में। ये तो एक संयोग, एक संयोग, उनको एक घटनाक्रम मिला है। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद का मुद्दा उन्होंने पहली बार तीसरे चरण में उठाया है। वो तो जब कैराना और कांडला का विषय प्रवेश कराते हैं तो भी बेसिकली मूलतः मुद्दा तो वही होता है। इस बार आप एक देखिए कि मध्य उत्तर प्रदेश में, खासकर जिसके लिए आप अभी यादव बेल्ट शब्द यूज कर रहे थे, वो उसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो मुलायम सिंह यादव जी की अनुपस्थिति में ये चुनाव हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़े फैक्टर है।
उनके प्रति जो आदर है, सम्मान है, जो उनके प्रति लगाव है, उनके बगैर हो रहे हैं। नंबर 1। नहीं, पर करहल में एक पब्लिक रैली को संबोधित किया थी, और आप समझ सकते हैं कि यदि वो इतने सक्रिय हो सकते थे तो बाकी जगह भी सक्रिय हो सकते थे। उनको करहल में उनकी सभा कराने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसका मर्म समझना चाहिए। दूसरी बात, जो शिवपाल यादव हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके मन में जो संशय और आशंका है स्थानीय स्तर पर, इसको समझा जाए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ऊपर के तौर पर हम गले मिल लेते हैं और जो निचले स्तर पर कार्यकर्ता आपस में गांव और टोले में जो आपस में लड़ते हैं, उनके दिल भी कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर आपस में मिल जाए। तो ये जो शिवपाल यादव के समर्थक, और देखिए जो बल प्रयोग है, या जिसको आप थोड़ा सा हल्का सा बाहुबल, शक्तिबल कह सकते हैं और संगठन का बल कह सकते हैं, तो आप देखेंगे औरैया, इटावा या एटा, यहां पर मुलायम सिंह, सॉरी, शिवपाल सिंह यादव के जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं, उनका हमेशा अपर एंड रहा है। दरअसल फुट सोल्जर हैं। पर यहां पर विष्णु 2017 से भी तुलना करनी पड़ेगी ना। एक बिखरा हुआ परिवार, बिखरा हुआ कुनबा था। शिवपाल कहीं और जा रहे थे, मुलायम सिंह यादव को हटा दिया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। उससे स्थिति बेहतर हुई है। क्या आप ठीक कह रहे हैं कि ऊपर से तो अच्छी दिख रही है, मतलब आपका मानना यह है अभी नीचे तक वो चीज, वो सामंजस्य नहीं कायम हुआ है? नहीं, दो तरह की चीजें हैं वहां पर। एक परिवार के प्रति है, और देखिए बीजेपी ने पिछले 10 वर्षों के दौरान आप देखिएगा, हालांकि उनका एक एमएलए जो सोबरन सिंह थे वो चले गए, लेकिन उन्होंने मुलायम सिंह के दूसरे संधि जो हरिओम यादव है उनको अपने खेमे में कर लिया। बीजेपी पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार यादवों के बीच में काम कर रही है, और उनके बीच में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यद्यपि इस पूरे समग्र क्षेत्र में यादवों के नाम पर वोट लिया जाता है, लेकिन उनका जो राष्ट्र है, उनका जो देश है, वो सिर्फ सैफई है। जहां महोत्सव होता है, जहां स्टेडियम बनता है, जहां मेडिकल कॉलेज होता है, मैनपुरी को क्या मिला, एटा को क्या मिला, फिरोजाबाद को क्या मिला, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो वो वहां पर एक चर्चा छेड़ने की, एक नया नैरेशन जो है क्रिएट करने की जो कोशिश की गई है, उसकी वजह से जो एक नया जो युवा वर्ग है यादवों का, उनमें से काफी, और इसी वजह से ऐसा नहीं है कि जब आपने भी बताया कि 58 सीटों में, या सॉरी 28 में से 6 जीत पाई, 6 जीत पाई सिर्फ यादव बहुल इलाके में समाजवादी। तो फिर वो यादव कहां गया? अच्छा, दूसरी बात नहीं, वो लौट कर आ रहा है क्या? मेरा सवाल यह है कि यहां पर जो सोशल इंजीनियरिंग है, बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग कायम है क्या, या कुछ नए गठजोड़, बहुरंगी गठबंधन बनाने में इस इलाके में कामयाब दिखे हैं अखिलेश यादव, और पारिवारिक कलह भी उन्होंने दुरुस्त कर ली? देखिए, हम ये तो नहीं बता सकते, नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव पिछले 5 वर्षों के दौरान कितना सक्रिय रहे और उन्होंने अपने इलाके में कितनी विचारधारा का पोषण किया, कि उन्होंने कोई नया सोशल इंजीनियरिंग का सिस्टम क्रिएट किया हो। हाँ, एक बात और सोचिएगा, ये जो इलाका है, ये जो तीसरी लेयर है यूपी की, पहले चरण की, फिर दूसरे चरण की और तीसरे चरण की, पहले और दूसरे चरण के मुकाबले इस तीसरे चरण की जो लेयर है, टोटल पट्टी है, यहां पर जो केंद्रीय सरकार की योजनाओं का जो लाभार्थी संवर्ग है, हाँ, लाभार्थी जाति जिसे हम कह रहे हैं, हाँ जी, जो लाभार्थी संवर्ग है वो अपेक्षाकृत ज्यादा है, क्योंकि इन गांवों में गरीबी अपेक्षाकृत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा है। वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल, बीजेपी ठीक है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो हम और आप पिछड़ी जातियों को ट्रैक करते हैं, उनके मानस को, उनकी नब्ज पकड़ने की आप कोशिश करते हैं, जो जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग की थी और झोली भरकर पिछड़ी जाति जो बीजेपी के साथ 2017 में, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव का तो अभी जिक्र कर ही नहीं रहा हूं, वहां भी ये होते हमने देखा है। तो क्या वो सोशल इंजीनियरिंग और उसके साथ ये लाभार्थी जाति का पुट, क्या वो अभी बरकरार है, या कुछ बदलाव आपने देखा इस चुनाव में? निश्चित रूप से संदीप जी, तीसरा चरण उत्तर प्रदेश के चुनाव का बहुत अहम इसलिए है क्योंकि पहले और दूसरे चरण में ये सामाजिक गठजोड़, जिसमें मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और जाट लैंड जिसे कहा जा रहा था, तीसरे चरण में जो इलाके आ रहे हैं उन्हें यादव लैंड कहा जा रहा।
मैं एक तो ये सोच रहा हूँ कि फिर उत्तर प्रदेश में ठाकुर लैंड और ब्राह्मण लैंड किससे कहा जाएगा। बहरहाल ये तो देखना दिलचस्प है कि अगर आप आंकड़े की बात आपने तफसील से कर दी है, मैं केवल ये इशारा कर रहा हूँ कि 2012 में देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने तकरीबन 26% वोट शेयर लिया था विधानसभा चुनाव में और सीटें केवल 10 मिले थी। और वहीं 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 20.2% वोट शेयर अपना मेंटेन रखा। सपा की बात करें तो सपा 30% पर चल रही थी, जबकि जब सरकार बनी थी 2012 में तो केवल 32% था। ये बाकी लोग बहुत विस्तार से बता सकते हैं कि 1-2% में सीटें कितनी बदल थी। अब आप कुछ सवाल पर आते हैं कि इन इलाकों में आलू बेल्ट वाली बात कही जाए तो वो समझ में आता है। इसका अर्थ ये कि किसान नाराज है, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम वे सवाल है जो सबके ऊपर हमला किए थे, तो वो इन जातियों के ऊपर भी हमला करेंगे जो पिछड़ी जातियां हैं, जिन्हें गैर यादव जातियां कहा जाए। और इनकी आबादी उत्तर प्रदेश में इस इलाके में खासकर 45% के आसपास ज्यादा आबादी है। इसके लिए अखिलेश यादव ने क्या किया था, मेरा आकलन ये कह रहा है कि 2017 में अखिलेश यादव इस इलाके में बुरी तरह शिकस्त पाए थे। उसकी 2 वजह थी। एक तो यादववादी थप्पा उनके ऊपर लगा था, छवियों के खेल में वो यादववादी पार्टी और यादववादी नेता घोषित हो गए थे। इस चुनाव में आप गौर करेंगे इस इलाके में भी उन्होंने बहुत किफायत से यादवों के टिकट कम करके बाकी जातियों को देने की कोशिश की है। दूसरा ठप्पा लगा था परिवारवाद का। उन्होंने बहुत कोशिश करके दूसरी पार्टी से, वो कहते हैं कि शिवपाल की अलग पार्टी है, हम उनको टिकट दें और परिवार से बाकी टिकट नहीं दें। वो छवियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सुधार पाए या युवाओं में कि भाई सैफई का ही विकास होता है यादववाद के नाम पर, बाकी जगह तो अंधेरा का अंधेरा है। वो युवा जाति से ऊपर उठ जाता है या जाति फिर कड़वी हकीकत के तौर पर उभरती दिखाई दी है इस बार चुनाव में? लक्ष्मण नहीं, मेरा कहना यह है कि जाति हिंदुत्व के फ्लेवर में भले कई बार अदृश्य लगने लगे, मगर वो बहुत दूर तक अदृश्य सामाजिक संरचना नहीं है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाति एक सच्चाई है जो वोट डालने के समय दिखती भी है। मेरा कहना यह है कि महान दल का लाना, शाक्य वोट, कुर्मी वोट, लोध वोट, ये एक मुश्त बड़ा प्रतिशत इनका बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से इसी इलाके में 59 में से 49 सीटें उन्होंने जीती थी। इस बार महान दल के लाने से और तमाम छोटी छोटी जातियों को जोड़ने का एक रेनबो गुलदस्ता बनाने की कोशिश जो की है उन्होंने, अगर ये 50% वोट शेयर भी समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता है, उनके गठबंधन से शिफ्ट होता है, तो मुझे लगता है कि ये सीटों पर बड़ा असर पैदा करेगा। नहीं, ये तो कागजी आकलन हुआ लक्ष्मण। देखिए, कागज पर कई समीकरण बड़े अच्छे लगते हैं। बुआ बबुआ का समीकरण भी बहुत अच्छा लगा था, पल्ले हाथ कुछ नहीं लगा। दरअसल मैं जमीन की बात कर रहा हूं। जमीन से आपको किस तरह की आहट आ रही है कि यादव को बिग ब्रदर मानते हैं बाकी पिछड़ी जाति के लोग, कि भाई यादव सारी मलाई काट ले जाते हैं, तो यादव बाकी पिछड़े क्या 7 कदम ताल करते दिखे आपको इस बार, या संशय बरकरार है, वो खाई बरकरार है? जो गोटियां बीजेपी ने सेट की, उन गोटियों में कोई अभी ढिलाई नहीं दिखी है। देखिए, सामाजिक आर्थिक संरचना में जाति को लेकर जो विभाजन है वो किसी एक चुनाव में बिल्कुल शिफ्ट हो जाए ऐसा होता नहीं अमूमन। ये धीरे धीरे क्रमिक प्रक्रिया है, वो बहुत शनई वो चीजें बदलती हैं। ये छवि बनाई गई और आरएसएस और बीजेपी ने बाकायदे इसे प्लान किया। उसके लिए उनके पास प्रमाण भी था कि देखिए यादव पॉलिटिकली भी साउंड है, उनके पास जमीनें भी है, उनके पास नौकरी भी। 86 में 56 एसडीएम तक का बता दिया कि वो यादव हुए। बाद में पता चला कि पूरे अखिलेश यादव के टेन्योर में उस साल 12 हुए थे और बाकी 50 से भी कम हुए थे पूरे टेन्योर में। ये एक काम किया गया था जिससे इन जातियों को बहुत आसानी से आप समझा सकते थे कि मंडल कमीशन की जो खाप था, जो सपा बसपा इन सब के बीच आपको नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी ने देगी। इस बार वो टूटा है। केशव प्रसाद मौर्य का जो हश्र हुआ, तमाम शिक्षक भर्ती घोटाले में जो हुआ, तमाम वैकेंसीज ऐसी है। अभी कल परसों एक रिजल्ट आया है, उसमें ओबीसी की ओवरलैपिंग नहीं कराई है। तो यूथ के बीच यह बात तो समझ में आ रही है कि आपने गैर यादव जातियों का वोट तो लिया, लेकिन वो धीरे धीरे ये बात समझ रहा है कि आपने धोखा दिया। तो वो जो गैर यादव ओबीसी जातियां हैं वो बीजेपी से दूर जा रही है। ये तो ग्राउंड की भी सच्चाई है। और इसमें क्या एक जो सवाल मैंने संजय से जो बात की थी कि बंद मुट्ठी थी 2017 में बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी चेहरा थे, वो खुद बताते हैं कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, और केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे।
तो ये मतलब इशारा ये था कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस बार योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी चस्पा है, तो क्या वो चीज भी ग्राउंड में दिख रही है? निश्चित रूप से मैं यही कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में खासकर वो रजनी कोठारी की भाषा में अगर कहूं तो राजनीतिक जातिवादीकरण जातीय राजनीतिकरण हुआ था। इसलिए आप देखेंगे कि सभी जातियां बहुत तेजी से अपनी राजनीतिक चेतना से लैस हुई। तो आंकड़े जब आपने पेश किए थे कि इतने एसएचओ यादव हैं, तो आंकड़े तो इस बार भी आ गए कि 21 डीएम और 15 एसएसपी तो ठाकुर है, एक ही जाति से हैं। बुलडोजर किनके घरों पर चला, किनके घरों पर क्या क्या अपराध और अत्याचार हुए हैं, ये भी सामने है। नहीं, पर देखिए, कानून व्यवस्था की गूंज तो सुनाई देती है। परिवारवाद एक ऐसा आरोप है जिसका विपक्ष के पास जवाब नहीं मिलता है, वो बीजेपी के गिनवाने लगते हैं। लेकिन वो बीजेपी का जो ये आरोप है कि भाई दादा पहले अध्यक्ष, फिर पिता, फिर बेटा, एक ही परिवार पूरी पार्टी को चलाएगा, इसकी काट कभी विपक्ष को नहीं मिल पाती है। लेकिन तस्वीर कुछ साफ हुई शरद, यूपी की तस्वीर साफ होती दिख रही है या ये कांटे की टक्कर है अभी? नॉट विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट। आपने शायद अनम्यूट कर रखा है अपने आप को। नहीं, मैं तो हाँ, अब आ गया, अब आ गया जी। हाँ, वो एनीवे, तो मेरा कहना है कि धीरे धीरे साफ तो होती है। ये लगातार बीजेपी का जो ग्राफ था पिछली बार का 2017 का, और बार बार लोग बात कर रहे हैं 2017 की, मेरा 2012 की बात क्यों नहीं हो? एग्जैक्टली 47 सीटें थी बीजेपी की कुल मिलाकर। हर एक आदमी 2017 कंपेयर करता है कि तब कितना का मार्जिन था, तो 2017 में कितना, 2012 में कितना मार्जिन था, वो भी कितना चाहिए था। वहां से अचानक 20,000 का मार्जिन बीजेपी को मिल सकता है तो नीचे भी जा सकता है। चीज दूसरी चीज कि आज मैं अचानक यूपी का मैच देख रहा था, और जो गठबंधन है उसको अधिकतर सीटें पूर्वी उत्तर प्रदेश से आई हैं, जो छठे और सातवें चरण में, थोड़ा पांचवें चरण में भी होगा। तो अगर गठबंधन को पहले, दूसरे, तीसरे चरण में एक अच्छी डिसिसिव लीड दिख रही है, तो बीजेपी इस लीड को कहां से खत्म करेगी? क्योंकि छठा और सातवां चरण जो है उसमें तो गठबंधन का ही है, और जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा तो जो लोग आए हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, वो छठे सातवें चरण से आए हैं। तो इसलिए अभी जो हम तीसरे चरण की अगर बात करें, तो अगर 2012 से देखिए, 2017 से देखिए, तब फिर बात कीजिए 2022 की। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो स्विंग करता है, और 2017 और 2022 में जो दो बड़े डिफरेंस हैं, वो सबसे बड़ा है कि यादव बिखरे हुए थे, परिवार का झगड़ा था, वो कंसोलिडेट किए हैं। इसी तरीके से मुस्लिम जो बिखरे हुए थे वो कंसोलिडेट किए हैं, और जैसा अभी आशुतोष बता रहे थे, तो महादल के जरिए कुछ और जो अदर बैकवर्ड कास्ट थी वो साथ में आई हैं। तो इसलिए गठबंधन मजबूत दिख रहा है। लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलना चाहिए कि हवा भले ही समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की हो, लेकिन जमीन पे बीजेपी का नेटवर्क, आरएसएस का नेटवर्क बहुत मजबूत है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख, उनको एक एक व्यक्ति मालूम है कि साहब कौन सा हमारा वोटर है, कौन सा नहीं है। तो जो जमीन पे वो वोटिंग करा लेंगे, वो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी उतना ग्राउंड पे उनका नेटवर्क है, तो यहाँ पे हो सकता है डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होता दिखेगा, लेकिन बीजेपी की संगठनात्मक जो ताकत है, जो संगठन की मजबूती है, वो हावी रहेगी समाजवादी पार्टी गठबंधन पर। वो उसको बीजेपी को एज देती है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो, पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता आपकी निगाह में। बिल्कुल नुकसान हो रहा है, और मैसिव नुकसान हो रहा है। ऐसा छोटा मोटा नुकसान नहीं हो रहा है कि हर पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, तीनों में बीजेपी को नुकसान हुआ है। और यहां पर जो ये मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे तो उठाए जाते ही हैं, वो जो गर्मी, चर्बी, पलायन, दंगा, बुलडोजर मरम्मत के लिए भेज दिए हैं, वगैरह वगैरह, आतंकवाद। या दरअसल देखिए, हम इजी रिपोर्टिंग भी करते हैं, मैं खुद जिम्मेदारी लेते हुए ये कह रहा हूं, और तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं,
पिछले 2-3 महीने में जो सबसे विवादित बयान होते हैं उनको हम बहुत तवज्जो तरजीह देते हैं, जो दरअसल आम आदमी के सरोकार हैं। अब मुझे नहीं मालूम है कि नहीं, पर महंगाई एक दिक्कत है, बेरोजगारी एक समस्या है, फिर उस पर स्थानीय मुद्दे, क्या उनकी गूंज आपको जमीन पर सुनाई दी शरद, जो शायद हमें यहाँ स्टूडियो में बैठे नहीं सुनाई देती है? बिल्कुल सुनाई दे रही है। खास तौर से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको तो बहुत ज्यादा आर्थिक मार पड़ी है, महंगाई बढ़ी है, और एक छोटा सा राशन देने से वो कब तक सस्टेन करेंगे? उनको रोजगार चाहिए, उनको इस महंगाई से निजात चाहिए, तो वो दिख नहीं रही है। नहीं, पर लाभार्थी देखिए, लाभार्थी जाति जो खड़ी की है, काम तो किया है ना कि 5 किलो अनाज, और यूपी में तो पर परिवार, हर परिवार को 35 किलो अनाज मिल रहा है। मतलब सिर्फ गेहूं या चावल नहीं, दाल भी, तेल भी, घी दाल भी, घी भी, साथ नमक और चीनी भी। संदीप, मैंने ग्राउंड पे लोगों से बात की है और 90% लोगों का यही कहना था कि सब जो नमक है वो खाने लायक नहीं, क्योंकि उसको पानी में डालिए तो उसमें शीशे के कण आ रहे हैं। तो खैर वो अलग चीज है, और ये सब 31 मार्च तक है, लोगों को समझ में आता है। ऐसा नहीं कि लोगों को समझ नहीं आती है कि ये जो अनाज मिल रहा है और ये लाभ जो है आप कब तक देंगे, एक चीज। दूसरी चीज कि दूसरी पार्टियां भी इसी तरीके के और वायदे कर रही हैं, तो एक्सक्लूसिव नहीं है कि ये उन्हीं का सिर्फ। और जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा, तमाम मेरे सहयोगी जो फील्ड में जाते हैं वो ये बताते हैं कि हाँ, महिलाओं में इसकी अच्छी खासी गूंज सुनी कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा का मामला ऐसा है कि वो हर एक व्यक्ति, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर जगह सारे के सारे लोग, सुरक्षा का एक ऐसा यूएसपी है बीजेपी का, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखिए कि जो हम डिस्कोर्स की बात कर रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि साहब साइकिल उन्होंने चुनाव निशान क्यों लिया, तो उसका तो इस्तेमाल बम रखने के लिए होता था। तो देश में हजारों करोड़ों साइकिलें हैं और उसमें उनको साइकिल का इस्तेमाल अगर बम रखने के लिए दिखाई देता है, तो ये समझ में आ रहा है कि डिस्कोर्स कहाँ जा रहा है और किस लेवल से जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री इसकी बात कर रहे हैं तो बीजेपी में नीचे तक वो परकुलेट डाउन करेगा। और तो चुनावी रणनीति की भी आगे आने वाले दिनों में हम समीक्षा करेंगे। लेकिन प्रोफेसर रविकांत, अब एक अहम मुद्दे पर आते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। दरअसल इस चुनाव में और पिछले 3 महीने से, और मैं भी हूं इसके लिए जिम्मेदार, मैं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहा हूं, बीएसपी को कमतर आंका जा रहा है कि बीएसपी तो गई, कोई गूंज है नहीं। 19 से 22% वोट बैंक बरकरार रखा है बीएसपी ने, और उसमें जाटव वोट बैंक तो सॉलिडली साथ रहता है, नॉन जाटव वोट बैंक का भी एक बड़ा पुट। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपका विश्लेषण चाहूंगा। बुंदेलखंड की बात करते हैं। 19 की 19 सीटें बीजेपी पिछली बार जीत गई, इस बार ये 13 सीटों पर इस चरण में मतदान हुआ है। बीएसपी यहां एक हमेशा से बड़ी ताकत रही थी। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, दलित मुस्लिम गठजोड़, बुंदेलखंड में भी गूंज होती थी हाथी की। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, ये डायरेक्ट फाइट, क्या ये मीडिया क्रिएशन है और कुछ चीजों को क्या हम नजरअंदाज कर रहे हैं? प्रोफेसर रविकांत। संदीप जी, मैं बुंदेलखंड के बारे में एक जुमला कहना चाहता हूं। आजकल जुमलों का जमाना है कि टेलीविजन पर भारतीय जनता पार्टी है, रैलियों में समाजवादी पार्टी है, लेकिन बूथ की लाइन पर बहुजन समाज। ये मोटे तौर पर मैं मूल्यांकन कर रहा हूं बुंदेलखंड की। आपने कहा कि 3 महीने पहले हम लोग आकलन नहीं कर पा रहे थे, मैं खुद भी उनमें शामिल था कि बहुजन समाज पार्टी हमको कहीं नहीं दिख रही, और वो परिस्थितियां हैं, उनका उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे इतना समय नहीं है। दलितों के उत्पीड़न से लेकर के और सरकार ने जितनी भी नीतियां बनाई, चाहे लव जिहाद से लेकर के और ठोक देने वाली नीतियां, उस पर मायावती ने बहुत मुखर कोई अपना वक्तव्य नहीं रखा, बल्कि वो कभी कभी कांग्रेस और सपा को घेरती हुई नजर आई। तो हम लोगों को ये लग रहा था कि शायद वो सीबीआई और ईडी या और सरकार के दूसरे दबावों के चलते वो कहीं प्रेशर में है। लेकिन पिछले 2 महीने में वो जो कर रही थी उसको हम लोगों ने समझा नहीं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस बीच में बहुत
मजबूत किया, उनको एक्टिव किया और साथ ही साथ उन्होंने जातिगत समीकरण पूरे उत्तर प्रदेश के फिर से खंगालने की कोशिश की और वहां पर विधानसभा प्रभारी बनाए। बीएसपी की रणनीति होती है कि पहले वो प्रभारी बनाते हैं और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो वो उसे प्रत्याशी में तब्दील करते हैं। ये मायावती ने काम किया उस वक्त जब लखनऊ में समाजवादी पार्टी में टिकट की मारामारी के लिए लोग यहाँ डेरा डाले हुए थे 15-15 दिन तक, जितने भी प्रत्याशी थे, जो दावेदार थे, और भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा चल रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, या सरकारी बहुत सारे आयोजन चल रहे थे। उस समय मायावती ये काम कर रही थी और उसी का परिणाम ये हुआ कि अचानक वो चुनाव के ठीक पहले बहुत मजबूत स्थिति में दिखने लगी, क्योंकि उन्होंने सामाजिक समीकरणों को दुरुस्त रखते हुए बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारे थे और बुंदेलखंड में उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि आज की जो 13 सीटें हैं उनमें से 10 सीटों पर सीधे मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी है। 3 सीटों पर वो मुझे लगता है कि तीसरे पोजीशन पे है, अदरवाइज वो 10 पर सीधे लड़ रही है और अधिकांश सीटों तो पर वो बीएसपी अगर मजबूती दिखाएगी, जिसे राष्ट्रीय मीडिया प्रोफेसर रविकांत पकड़ नहीं पा रहा है, तो बीएसपी की मजबूती, इसका मतलब ये सीधी सीधी डायरेक्ट कॉन्टेस्ट नहीं है। ये किसके लिए नुकसान की खबर है, बीजेपी के लिए कि समाजवादी गठबंधन के लिए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा बनाया था, मुझे लगता है कि मीडिया से लेकर के बहुत सारे लोग भी उस एजेंडे के शिकार हुए। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि इस चुनाव को हम 1 to 1 बनाएं और 2 ध्रुवीय चुनाव करने में फायदा उनका ये था कि समाजवादी पार्टी पर आसानी से वो आपके मुसलमानों को संरक्षण देने और यादवों की दबंगई का सीधे सवाल उठा सकते थे, माने कानून व्यवस्था का सीधे सवाल वो उठा सकते थे, और ये उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अब तक उन्होंने किया है। बीएसपी के बारे में यह था कि मायावती ने जो साइलेंट रह करके जो रणनीति बनाई, उसमें कानून व्यवस्था के मामले में आप 7 से 12 का उनका रिज्यूम देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है। मायावती का काम आप लखनऊ में देखिए, जिस नहीं, में आज प्रोफेसर रविकांत, मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। मायावती मजबूती दिखाती है, 19 से 22% का अपना वोट बैंक अगर वो बरकरार रखती है, मुसलमान भी उनको वोट देते थे, वो तो थोड़ा दरकेगा, पर हल्की फुल्की फिसलन के साथ मजबूती दिखाती है अगर बीएसपी, खतरे की घंटी किसके लिए बजाती है, बीजेपी के लिए या समाजवादी गठबंधन के लिए? सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि नॉन जाटो दलित जातियों पर अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, छोड़ पासी को। और आज जहां पर चुनाव है, यहां पासी बेल्ट नहीं है। अखिलेश यादव वो उसी जो मायावती के जो साइलेंट जो रणनीति थी उसके जाल में फंसे। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी ने जाटो वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत सारे नेताओं को अपने साथ वो लेकर के आए, संगठन में जगह दी, लेकिन जाटो के अतिरिक्त कोरी, धोबी, आपका सोनकर और आपका धानुक, ये जो तमाम जातियां हैं, खटीक, इन तमाम जातियों पर सपा ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर बीएसपी यहां पर लड़ाई में नहीं आती तो ये जातियां लौट करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जाती है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को होता, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन तीसरा विकल्प, ये प्रोफेसर रविकांत, ये एक ट्रेडिशनल पारंपरिक एक सोच है कि भाई बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक जो है वो अगर नाराज भी होता है वो बीजेपी के पास जाएगा, साइकिल पर सवार नहीं होगा। लेकिन यहां पर कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि पिछड़ी जातियों में भी, नॉन जाटव दलित्स में भी जो नाराजगी है वो बीएसपी से, वो बीजेपी की तरफ नहीं जा रही, गठबंधन की तरफ भी जा रही है। नहीं, वो नाराजगी की वजह से नहीं, जो कर्मचारी है और जो खास करके अम्बेडकराइट तबका है। अखिलेश यादव ने जो रणनीति बनाई थी पिछले दिनों, उन्होंने बाबा साहब की फोटो लगाई और थोड़ा जो जाटव नेता है उनको वो लेकर के आए, लेकिन चंद्रशेखर से जो उनकी टसल हुई वो हम लोगों ने देखा, और दलितों की हत्या जैसे मामले पे भी अखिलेश यादव ने ट्वीट तक नहीं किया। तो जो लोगों में भरोसा पैदा होना चाहिए था, खास करके दलितों में, वो भरोसा नहीं पैदा हो पाया। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल, बस हाँ या ना में मैं वो बड़ा सिंपल सवाल रख रहा हूं, और आप अगर नॉन कमिटल रहना चाहते हैं, मैं अपने 6 के 6 मेहमानों से ये सवाल पूछ रहा हूं। 3 चरण के बाद, आशुतोष आपसे शुरू करता हूं, 3 चरण के बाद मैं पूरे चुनाव का अभी विवेचना नहीं चाह रहा हूं और ना आपको मैं भविष्यवक्ता बनने के लिए कह रहा हूं। 3 चरण के बाद कौन आगे दिखता है या बहुत कांटे की टक्कर है, टू क्लोज टू कॉल?
नहीं, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना ही चाहिए मुझे जवाब। संजय कुमार, तो पुराने आंकड़ों को देखें, 2017 के आंकड़ों को देख रहा हूं, तो मुझे लगता है अभी भी बीजेपी, समाजवादी पार्टी ऊपर बढ़ रही है, लेकिन अभी भी एज बीजेपी को दिख रही है। विष्णु, संजय जी की बात को रिपीट ही करूंगा कि जो पिछले आंकड़े हैं तो उनको आप बहुत आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में इतने जातीय समीकरण या इस तरीके से चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, मतलब अभी बीजेपी की बढ़त है। शरद, बड़ा सीधा बढ़त है। छोटा सा हेडलाइन चाहिए मुझे। अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने सफर किया है और मुझे समाजवादी पार्टी को एज दिख रही है। समाजवादी पार्टी को एज। लक्ष्मण, डॉक्टर लक्ष्मण। बिल्कुल, बीजेपी को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है और सपा गठबंधन और बसपा इन दोनों को बढ़त मिलते हुए दिख रही है। रविकांत बाबू, निसंदेह समाजवादी पार्टी को, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, ये हमारे विश्लेषक हैं और हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई अपना आंकड़ा बताते हैं। हम रुझान जो अब तक पकड़ पाए हैं पिछले 3 चरणों में, जो ये 3 चरणों के चुनाव अब मुकम्मल हो गए हैं, तो कांटे की टक्कर है, पर बीजेपी की बढ़त इतनी थी तो नुकसान उसको साफ होता दिख रहा है। पर नुकसान इतना है कि समाजवादी आगे निकल जाए, अभी इस बात का फैसला तो 10 मार्च को होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।